हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो आपके इवोल्यूशन के अंदर अपन ने पहले लेमार्क थ्योरी को स्टडी कर लिया था। अब अपन देखेंगे जो डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इन सब चीजों को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो आपकी थ्योरी है डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। जो डार्विन की थ्योरी थी उसका नाम था आपका नेचुरल सिलेक्शन, या उसको बोला आप डार्विनिज्म, जो डार्विन के द्वारा दी गई थी। ठीक। तो इससे पहले अपन ने इवोल्यूशन का जो आपके लेमार्क वाला कॉन्सेप्ट था उसको कर लिया, और भी 2-3 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट जो उनको कवर करके, तो एक बार आप जाके उनको देख लेना। काफी सारे वीडियो आपके अपलोड कर दिए हैं, और ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बाकी जो भी आपके बायोलॉजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डार्विनिज्म। देखो, डार्विन के जब भी नाम आता है अपने सामने, तो इसकी पहले बात करें, इसका पूरा नाम क्या था। तो इसका पूरा नाम था आपके चार्ल्स डार्विन। बर्थ की बात करें इसकी, तो बर्थ हुआ था इसका 12 फरवरी 1809 इन इंग्लैंड। ठीक, ये इसकी बेसिक बात थी थोड़ी। डार्विन क्या था कि जब डार्विन को पहले ये लगता था कि जो पूरी पूरी सृष्टि है, पूरी पूरी आपको जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, उसकी थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, फादर सुरेज ने दी थी। उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो आपकी पूरी पूरी जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है आपके ऊपर सारी की सारी, वो किसी कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई नहीं है। फादर सुरेज का मानना यह था कि ईश्वर ने, गॉड ने आपकी पूरी पूरी प्रकृति है वो सिर्फ 6 दिन के अंदर बनाई थी। ठीक है, स्पेशल क्रिएशन का थ्योरी का मतलब यही था। डार्विन पहले क्या करता था, डार्विन बिलीव इन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यहाँ से बातों को आराम से देखना, एक बार लिंक करना, फिर समझ में आएंगी चीजें। डार्विन क्या करता था, डार्विन ट्रस्ट करता था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे, और ये थ्योरी दी थी किसने, फादर सुरेज ने, बाय फादर सुरेज। इसका ये था कि अर्थ है जो पूरी पूरी आपको जितनी बार डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, वो भगवान ने सिर्फ 6 दिन के अंदर पूरी सृष्टि की रचना कर दी थी। ठीक, गॉड मेक ऑल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ इन 6 days। ठीक है, तो यहाँ से 2 चीजें क्लियर होगी। एक तो आपकी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन फादर सुरेज ने दी थी, और इसका मतलब ये था कि जो आपकी पूरी पूरी सृष्टि है वो सिर्फ भगवान ने सिर्फ 6 दिन के अंदर बनाई थी। तो डार्विन इस चीज पे बिलीव करता था। लेकिन जब डार्विन गया वर्ल्ड टूर पे, डार्विन 1831 में वर्ल्ड टूर पे गया। ध्यान देना, यहाँ से वर्ल्ड टूर पे गया ऐसे घूमने के लिए, और वो जिस अपने नाव को लेके गया था, शिप को लेके गया था, उसका नाम था HMS बिगल। इसका भी ध्यान रखना, जो उसकी शिप थी HMS बिगल शिप से गया वर्ल्ड टूर करने गया। जब वो यहाँ से निकला तब उसकी जो डार्विन की जो थ्योरी वाले आइडियाज थे वो यहाँ से स्टार्ट हुए। उससे पहले तो यही बिलीव करता था कि जो आपके पूरी पूरी सृष्टि है वो फादर सुरेश की वाली थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन, उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है। लेकिन HMS बिगल में जब वो बैठ के गया और वो एक जगह गया, एक जगह आई, उसका नाम था गैलापेगस आइलैंड। यहाँ से 2 चीजें आपके सामने निकली गई। एक तो उसकी HMS बिगल का नाम ध्यान रखना, शिप का एक क्वेश्चन आता है, और जो आइलैंड था जहाँ पे उसने देखा था, तो गैलापेगस आइलैंड। गैलापेगस आइलैंड पे जाने के बाद में डार्विन को ये लगा कि इवोल्यूशन की जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, वो सारी की सारी यहीं से स्टार्ट हुई है, इवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ। तब उसके माइंड में अलग अलग चीजें चलने लगी, क्योंकि जब गैलापेगस आइलैंड पे गया तो उसने वहां पे क्या अलग अलग टाइप के बर्ड्स देखे, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखी, और सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखे, अलग अलग एनिमल्स के अंदर, अलग अलग बर्ड्स के अंदर अलग अलग कुछ यूनिक कैरेक्टर्स दिखे। तब उसके माइंड में आया कि सारे के सारे एनिमल्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो मतलब कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अलग काम कर रहा है। तो गैलापेगस आइलैंड पे गया, उसने सारी चीजें वहां पे देखी, और HMS बिगल थी उसमें बैठ के गया था।
वापिस जब वो आया रिटर्न करके, वापिस आते ही एक साइंटिस्ट थे माल्थस। माल्थस ने क्या किया, एक उनकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। डार्विन जब रिटर्न करके आया वहां से, तो उसने आते ही प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाली थ्योरी थी, उसमें उन्होंने लेख पढ़ा और जो उनकी थ्योरी थी उसको पढ़ा, और उसमें भी यही था कि एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन की रेट है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज्यादा होती है। इसके बारे में डार्विन ने क्या किया, तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि डार्विन किन किन बातों से इन्फ्लुएंस हुआ था। डार्विन इन्फ्लुएंस बाय टू बुक्स। ठीक है, डार्विन जब आया तब आते ही उसने इनकी बुक्स देखी। तो एक बुक्स तो थी आपकी कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये बुक दी थी आपके माल्थस ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके। दूसरे थे आपके प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, वो दी थी आपके चार्ल्स लिल ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, एक तो देखना डार्विन किन किन से इन्फ्लुएंस हुआ, ये दो बुक थी इनसे इन्फ्लुएंस हुआ। सिमिलर टाइम जब डार्विन लौट के आया था, तो डार्विन के पास में एक और आदमी थे, अल्फ्रेड वेलेस नाम थे। जब डार्विन रिटर्न करके आया था उसी टाइम पे अल्फ्रेड वेलेस ने क्या किया, एक अपना रिसर्च आर्टिकल उसको भेजा। और उस ये फर्स्ट टाइम कोइंसिडेंस था कि जब दो साइंटिस्ट थे, दोनों के दोनों ने नेचुरल सिलेक्शन पे बात की। तो अल्फ्रेड वेलेस ने भी क्या किया, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, इसने अपना क्या किया, जो रिसर्च आर्टिकल इसने रिसर्च की थी वो लिखा था, वो डार्विन के पास भेजा उसको एनालिसिस करने के लिए। और इसमें भी क्या बताया गया था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय, जो जीवों की उत्पत्ति है वो किससे होती है, नेचुरल सिलेक्शन। तो यही माइंड में था डार्विन के, और यही बात है थी उसने अल्फ्रेड वेलेस ने, कि जो स्पीसीज की उत्पत्ति है वो होती है आपके ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इन दोनों को मिला के फिर डार्विन ने इन 1859 डार्विन ने क्या किया, एक थ्योरी दी। इन 1855 डार्विन explained his theory in a book, और सबसे इम्पोर्टेंट इस बुक का नाम, और उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आपको ध्यान रखना है कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक थी वो कब दी थी आपके 1859 में। तो यहाँ से दो चीजें क्लियर होगी, और एग्जाम में ये आता है हमेशा, 1859 में कौन सी बुक दी थी, या डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक कब दी थी। ठीक है, तो वापस यहीं से देखते हैं एक बार। डार्विन गया, गैलापागोस आइलैंड पे गया। ठीक है, तो ये रिटर्न कब आया था, ये आ गया था आपके वापस 5 साल के बाद में, 1836 में आ गया था। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे गया, उसकी शिप का नाम था HMS बिगल, और वहां पे जाके इसने जो अपने गैलापागोस आइलैंड पे उसने बर्ड्स की डाइवर्सिटी देखी, तब उसके माइंड में अलग अलग चीजें आई। और जब डार्विन आया तो डार्विन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था वो दो बुक से हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन माल्थस वाली, और प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी चार्ल्स लिल वाली। दो तो बुक थी। और सिमिलर टाइम पे जब डार्विन आया था, तब उसी टाइम पे अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने अपनी रिसर्च भेजी थी, किसको, डार्विन को, सेंड हिज रिसर्च। ठीक है, डार्विन को रिसर्च भेजी, और वो रिसर्च भी यही थी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो फाइनली डार्विन ने क्या किया, 1859 में उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाली बुक थी, उसके अंदर इन्होंने सारी चीजों को समझाया। अब बात करते हैं कि डार्विन की जो थ्योरी थी उसके मेन मेन कॉन्सेप्ट कौन से थे। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको चार ऑप्शन देंगे, जैसे पूछेंगे इनमें से कौन सी पॉइंट उनकी थ्योरी का है, कौन सा पॉइंट उनकी थ्योरी का नहीं है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। पहला था उनका, वो था एनॉर्म्स फर्टिलिटी। अभी एक एक करके इनको देखेंगे। एनॉर्म्स फर्टिलिटी, इसको बोल सकते हो ओवर प्रोडक्शन।
सेकंड आपकी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। थर्ड आपकी इसके बाद में वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस। वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस। नंबर 4 की बात करें वो था आपके नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो नंबर 5 था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो पहले तो आपको पांचों पॉइंट पता होने चाहिए कि जो डार्विन की बातें थी उसके अंदर जो 5 पॉइंट कौन से थे। वो थे आपके इनॉर्म ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि पहला पॉइंट क्या था। पहला पॉइंट था आपके ओवर प्रोडक्शन। नाम से पता चल रहा है हर एनिमल्स के पास में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी सिमिलर ऑफस्प्रिंग को बनाए रखने के लिए एक मैक्सिमम लेवल तक रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर क्या है, एनिमल्स हैव कैपेसिटी, एनिमल्स हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सिमिलर मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग। ठीक है, हर एनिमल्स के पास में इसमें उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी सिमिलर अपनी हेरिडिटी बनाए रखने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट उसका यही था कि आपके जो एनिमल्स है उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने सिमिलर एनिमल्स की नंबर बनाए रखने के लिए, अपनी हेरिडिटी बनाए रखने के लिए खूब सारे बच्चे पैदा कर सकता है। तो पहला पॉइंट आपके ओवर प्रोडक्शन। सेकंड की बात करें, सेकंड आता आपकी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। पहले पॉइंट में आपने ये बोल दिया कि ओवर प्रोडक्शन होता है तो कॉमन सी बात, अगर बच्चे खूब सारे पैदा होंगे तो सारे के सारे तो उनमें से सर्वाइव करने से रहेंगे। तो उन एग्जिस्ट करने के लिए, वातावरण में रहने के लिए उनके पास स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल किसका भी हो सकता है, आपके संघर्ष है वो फूड का है, हैबिटाट का है, रिप्रोडक्शन का है। स्ट्रगल किसके लिए होता है, फूड हो गया, हैबिटाट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, एनिमल्स के अंदर बेसिकली जो स्ट्रगल होगा वो इसी के लिए होगा एनिमल्स के अंदर। तो स्ट्रगल 3-4 टाइप का हो गया, क्योंकि वातावरण के अंदर जो कंडीशन है वो सिमिलर हमेशा कभी नहीं रहती, ऊपर वेरी करती है। चाहे वो आप उसके क्लाइमेटिक को देख लो, चाहे उसकी डेली लाइफ को देख लो, तो सारी की सारी चीजें अप और डाउन करती है। तो इसलिए क्या है, एनवायरमेंट के अंदर एनिमल्स को स्ट्रगल देखना पड़ेगा। तो स्ट्रगल होता है वो 2-3 टाइप का होता है। तो पहला स्ट्रगल कौन सा होता है, इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल का मतलब हुआ कि सिमिलर एनिमल्स के साथ में कंपटीशन किसके साथ में होगा, सेम इंडिविजुअल्स के साथ। कंपटीशन अमंग सेम इंडिविजुअल्स। ठीक है, सेम इंडिविजुअल्स के साथ में तो कॉमन सी बात है, कब होगा, जब उनकी सेम नीड होगी। सॉरी, सेकंड आता आपका इंटर स्पेसिफिक। पहला था आपका इंट्रा, सेकंड था आपका इंटर। इंटर किसके होगा, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इंडिविजुअल्स ऑफ, ठीक है, पहले वाला इंटर था वो सेम स्पीसीज के बीच में था, और ये हो गया आपका इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। थर्ड आता आपके एनवायरमेंटल। एनिमल्स के अलावा जो थर्ड होगा वो होगा आपके एनवायरमेंटल स्ट्रगल। एनवायरमेंट के अंदर क्या हुआ कि एनवायरमेंटल स्ट्रगल मतलब लाइक टेम्परेचर, कोल्ड, विंड, रेन, ड्राउट मतलब सूखा भी हो सकता है, बाढ़ भी हो सकती है, फ्लड एटसेट्रा।
ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर उसको वातावरण में बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष के अंदर खुद की जाति के बीच में भी हो सकता है, दूसरे एनिमल्स के बीच में हो सकता है, और हो सकता है वो किसी वातावरण कारणों से भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड था उनका वेरिएशन एंड देयर हेरिडिटी। इनहेरिटेंस। एनिमल्स वातावरण में रहेगा और रिप्रोडक्शन करेगा, अलग अलग से नीड होगी, अलग अलग स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल और रिप्रोडक्शन के कारण एनिमल्स के अंदर क्या है, अलग अलग वेरिएशन आएंगे। वेरिएशन अराइज ड्यू टू स्ट्रगल एंड रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एनिमल्स के अंदर क्या होगा, अलग अलग स्ट्रगल होगा, अलग अलग कंडीशन होगी, उसकी वजह से क्या है, एनिमल्स के अंदर क्या आएगा, आपके वेरिएशन आएगा, और इन वेरिएशन की वजह से क्या है, एनिमल्स एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग दिखने के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होगा, जिसकी वजह से क्या वो अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, वेरिएशन के अंदर भी क्या होंगे, कुछ वेरिएशन ऐसे होंगे जो एनिमल्स के लिए यूजफुल होंगे, अडेप्टिव होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो उसके लिए हार्मफुल होंगे। तो वेरिएशन क्या हो सकते हैं, वेरिएशन आर यूजफुल एंड हार्मफुल। कुछ पॉजिटिव भी होंगे और कुछ नेगेटिव भी होंगे। जो यूजफुल होंगे वो एनिमल्स को क्या करेंगे, बेटर अडेप्ट करने के लिए अलग कैरेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और जो हार्मफुल होंगे वो एनिमल्स के लिए क्या होंगे, वो उसके लिए नेग्लिजिबल इफेक्ट डालेंगे, नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। तो सेकंड पॉइंट था उसका वेरिएशन और आपके उनकी इनहेरिटेंस। तो वेरिएशन क्या करने के एनिमल्स को, वेरिएशन यूजफुल फॉर लाइफ स्ट्रगल। ठीक है, जिनके संघर्ष के लिए क्या होंगे, वो उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। नंबर फोर्थ की बात करें, फिर आता है आपके नेचुरल सिलेक्शन, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था डार्विन का। नेचुरल सिलेक्शन, और इसी का नाम था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन ने क्या कहा कि एनिमल्स है वो खूब सारे बच्चे पैदा करेंगे, खूब रिप्रोडक्शन करेंगे तो खूब सारे बच्चे पैदा होंगे, लेकिन उनमें ये कंफर्म नहीं है कि सारे के सारे बच्चे ही जिंदगी भर लाइफ के अंदर स्टेबल रह पाएंगे। स्टेबल वही रहेंगे जिनके अंदर कैपेसिटी होगी एनवायरनमेंट से लड़ने की, कंपटीशन से लड़ने की, अपनी बेसिक नीड को पूरा करने की। तो कहने का मतलब वही है, एनवायरनमेंट के अंदर नेचर उनको ही सिलेक्ट करता है जो बेटर फिट होते हैं, बेटर अडेप्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनिमल्स विद बेटर एंड मोर वेरिएशन आर बेटर फिट। ठीक है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट और अलग अलग वेरिएशन होंगे तो वो क्या होगा, वहां पे बेटर फिट होगा, और उसी को क्या करेगा, नेचर विल सिलेक्ट इंडिविजुअल्स विथ कैरेक्टर ऑफ बेटर फिटनेस। यहाँ पे फिटनेस का मतलब आता है जो डार्विन की, आपको यहाँ पे फिजिकल फिटनेस से नहीं समझना है, यहाँ पे फिटनेस ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस, उस एनिमल्स की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको यहाँ पे नाम दिया जाता है क्या, फिटनेस। तो डार्विन के अकॉर्डिंग क्या था कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब ये हुआ कि नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करेगा जिसके अंदर क्या होगी, बेटर कैपेसिटी होगी टू सर्वाइव। जिसके अंदर सर्वाइव करने की कैपेसिटी होगी ज्यादा, उसी को नेचर क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो डार्विन के अकॉर्डिंग क्या था, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, फिटनेस द एंड रिजल्ट ऑफ
ability to adapt and select by nature। ठीक है, नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करेगा जिसके अंदर होगी आपकी एबिलिटी खूब सारे रिप्रोड्यूस करने की, स्टेबल रहने की। तो यहाँ से भी जो फिटनेस है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस क्या है? अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस इज, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस होगी, ये होगी आपकी कौन सी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि वो कितने बच्चे पैदा कर सकता है, उनमें से कितने वहाँ पे नेचर में सेलेक्ट होंगे। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? फिटनेस का मतलब। तो ये थी आपके डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी, सर्वाइवल फिटेस्ट वाली। नंबर 5 की बात करें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने बताया कि स्ट्रगल और जो आपके वेरिएशन है वो जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहेंगे, और इस वजह से क्या है, दूसरे एनिमल्स पैदा होंगे। तो इसने क्या कहा कि ड्यू टू वेरिएशन स्ट्रगल एंड नेचुरल सिलेक्शन, इनकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन में चेंज आएगा। पॉपुलेशन में चेंज आएगा तब क्या होगा, अराइज न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो ये अब इसका फिफ्थ पॉइंट था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि वेरिएशन और स्ट्रगल और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आपके पॉपुलेशन में चेंज आएगा, और उसी चेंज की वजह से क्या है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो ये मेन मेन बातें थी आपके डार्विन की, जो डार्विन की थ्योरी थी। तो इसके 5 पॉइंट कौन से थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर यही से क्वेश्चन आता है कि 500 बातें बताएं, तो फर्टिलिटी वाला, वेरिएशन वाला, और स्ट्रगल वाला, नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब डार्विन का क्या है, डार्विन ने थ्योरी तो दे दी, लेकिन डार्विन का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है कि कुछ बातें डार्विन नहीं समझा पाए। तो डार्विन का क्रिटिसिज्म क्या? क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म, जो डार्विन की थ्योरी थी, साइंटिस्ट का काम होता है एक दूसरी चीजों को क्रिटिसाइज करना, क्योंकि क्रिटिसिज्म इसलिए जरूरी है कि उनके पता चले कि ये बातें आ कहाँ से रही है। तो डार्विन एक तो क्या है, ये नहीं बता पाया कि वेरिएशन कहाँ से आ रहे हैं। तो डार्विन क्या किया, नो एक्सप्लेन ऑफ कोज फॉर राइज ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन आ कहाँ से रहे हैं, कोज फॉर राइज ऑफ वेरिएशन। इसमें आपको ओरिजिन भी था, कोज भी था, और इनहेरिटेंस भी थी। तो डार्विन इन सब बातों को नहीं बता पाया कि आपके जो वेरिएशन है वो कहाँ से आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, उन्होंने बोला कि एनिमल्स वही सिलेक्ट होते हैं जो फिटेस्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये फिटेस्ट वाला करेक्टर आ कहाँ से रहा है। तो नो एक्सप्लेन अराइवल ऑफ फिटेस्ट, कि फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो आया कहाँ से। उन्होंने बोला कि वेरिएशन होते हैं वो कुछ एनिमल्स के अंदर यूजफुल भी होते हैं, और कुछ के अंदर होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो उन्होंने ये नहीं बता पाए वो कि थोड़े इंडिविजुअल्स के पास में यूजफुल क्यों होंगे और कुछ के पास में हार्मफुल क्यों होंगे। ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं होता कि कुछ के पास में यूजफुल है और कुछ के पास में हार्मफुल है। अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई हैव some individuals with useful
एंड अदर हैव हार्मफुल वेरिएशन, कि कुछ के पास में तो यूजफुल होंगे और कुछ के पास में हार्मफुल वेरिएशन होंगे। ये बात डार्विन नहीं बता पाया कि कुछ के पास में यूजफुल है और कुछ के पास में हार्मफुल है, लेकिन ऐसा क्यों है, तो ये बात डार्विन नहीं बता पाया। ठीक है। एक उसकी बात, डार्विन की जो थ्योरी थी वो आई थी सेक्सुअल सिलेक्शन की। सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि फीमेल्स के पास में राइट है एक इन मोर बेटर फिट मेल कैरेक्टर, मेल इंडिविजुअल्स को चूज करने का, तो फीमेल के पास क्यों नहीं होगा ये? व्हाई नॉट हैव मेल चांस फॉर सिलेक्शन ऑफ मेटिंग, कि फीमेल के पास में ही आपके सेक्सुअल सिलेक्शन वाला गुण है कि वो मोर फिट वाले एनिमल्स को चूज कर सकती है मेल को, लेकिन मेल के पास ऐसा क्यों नहीं है? तो उन्होंने ये नहीं बता पाया कि मेल के पास में सेक्सुअल सिलेक्शन का चांस क्यों नहीं है। और वेस्टिजल ऑर्गन थे जो एनिमल्स के अंदर, उनके एग्जिस्टेंस को नहीं बता पाए। नॉट एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजल ऑर्गन। वेरिएशन होते हैं, डार्विन ने तो बोला कि वेरिएशन की इनहेरिटेंस होती है, लेकिन वेरिएशन भी दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो आपकी जनन सेल के अंदर होते हैं, और एक होते हैं वो जो आपकी कायिक कोशिकाओं के अंदर होते हैं, सोमेटिक सेल के अंदर। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशन वो कौन से हैं। नॉट एबल टू डिफरेंशिएट जर्मिनल एंड सोमेटिक वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन वही इनहेरिटेंस करते हैं जो जर्मिनल होते हैं, सोमेटिक वाले कभी भी इनहेरिट नहीं करते। तो डार्विन ने कायिक और जो आपके जननिक विभिन्नताएं थी उनको उन्होंने अंतर नहीं बता पाए। तो ये बेसिक उसके 5 लॉजिक थे जो उनके क्रिटिसिज्म पे बेस्ट। एक तो ये नहीं बता पाया कि वेरिएशन कहाँ से है, दूसरा ये नहीं बता पाया कि अराइवल ऑफ फिटेस्ट कहाँ से आई, तीसरी ये नहीं बता पाया कि एनिमल्स के पास में कुछ के पास में यूजफुल वेरिएशन है और कुछ के पास में हार्मफुल, ऐसा क्यों। चौथे में ये नहीं बता पाए कि मेल के पास में नेचुरल सेक्सुअल सिलेक्शन का चांस क्यों नहीं है। व्हाई नॉट हैव मेल फॉर सेक्सुअल सिलेक्शन चांसेस, फीमेल के पास में ऐसा क्यों है। और जो अपने अंदर वेस्टिजल ऑर्गन पाए जाते हैं उनके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, जो अवशेष यंग होते हैं। और लास्ट था जो सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशन है, उनके बारे में बातें नहीं बता पाए। तो ये थी आपके डार्विन की क्रिटिसिज्म की बातें। ठीक, उसके बाद में थ्योरी आती है डार्विन के अंदर साथ में, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। डार्विन ने क्या किया, वेरिएशन को समझाने के लिए 1868 में ये थ्योरी दी थी। कब दी थी? बाय डार्विन इन 1868। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डार्विन ने इसको समझाने के लिए कहा, ये थ्योरी दी थी 1868 में, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस फॉर और कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन इसके अकॉर्डिंग ये था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, इंडिविजुअल्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो एक छोटे छोटे पेंजेस प्रोड्यूस करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर देंगे, जिनके पास में आपके इंफॉर्मेशन होगी आपके ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो सोमेटिक सेल है वो क्या करेगी, माइक्रो कॉपी बनाएगी, छोटी प्रतिलिपि बनाएगी, और जिनको क्या करेगी वो ब्लड के अंदर छोड़ेगी, जिसको बोलेंगे पेंजिज या उनको बोलेंगे जेमिल। और ये क्या करेंगे, आपके गोनाड्स के अंदर जाके आपके गेमिट फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसलिए क्या होगा कि आपके जितने भी पेंजिज है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये था कि एनिमल्स बॉडी की सोमेटिक सेल है
ये सोमेटिक सेल क्या करेंगी? रिलीज माइन्यूट पार्टिकल। माइन्यूट पार्टिकल को क्या नाम दिया था? पेंजेंस और जेम्यूल। ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल है, उनको रिलीज करेंगे इन ब्लड, और ये ट्रेवल करके कहाँ जाएंगे? एक्यूमुलेट इन गोनाड फॉर गेमिट फॉर्मेशन। ठीक है, और ये फिर गेमिट क्या करेंगे? गेमिट के अंदर जाएंगे और गेमिट क्या करेंगे फिर? गेमिट हैव पेंजेस फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद में आपके पेंजेस होंगे, वो अलग अलग ऑर्गन बनाएंगे। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन पेंजेस क्या करेंगे? ठीक है, तो अलग अलग कहने का मतलब ये था कि सोमेटिक सेल्स हैं, वो अलग अलग पार्टिकल्स आपके उनको रिलीज करेंगे। ठीक है, और उसको बोल, जो स्मॉल पार्टिकल्स रिलीज करेंगे उसको बोलेंगे पेंजिन्स और जेम्यूल्स, और ये ब्लड के द्वारा कहाँ जाएंगे? गोनाड्स के अंदर जाएंगे, और वहां से आपका गेमेट फॉर्मेशन होगा और जाइगोट बनेंगे, और उनसे आपके अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे। तो ये बातें थी आपके किस में? थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस वाली, जो दी थी आपके डार्विन ने 1868 में। पेंजिन्स का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको बोलते हैं जेम्यूल्स। उसके बाद मिलता है आपके लास्ट में नियो डार्विनिज्म, जो नव डार्विन वाद बोलते हैं, नव डार्विन वाद, नियो डार्विनिज्म। क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, फिर जो डार्विन का कॉन्सेप्ट था उसको मॉडिफाई किया था। साइंटिस्ट कौन थे? वीजमान, डिब्रीज, टेबिन्स और सिविल राइट, और एक आपके डोबेंस की। क्या किया? मॉडिफाई डार्विनिज्म। डार्विनिज्म को मॉडिफाई करके उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया था, उसका नाम था नियो डार्विनिज्म। इसके अकॉर्डिंग ये था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए कुछ अलग अलग फैक्टर्स बताए थे कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए कुछ ये फैक्टर हैं, वो क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें आते हैं आपके, एक तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, म्यूटेशन, आइसोलेशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, और इसके साथ में आपके आते हैं वेरिएशन के साथ में जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये बातें थी आपके कि जो नव डार्विनवाद था उसके अकॉर्डिंग ये था कि स्पीसीज की फॉर्मेशन के लिए कुछ अलग अलग फैक्टर हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं।
और एक और इसमें ऐड कर दो लास्ट में, लिमिटेड फूड और स्पेस एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब वही था जो डार्विन ने बातें बोली थी, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, कुछ चीजें ऐड की थी। डार्विनवाद के अंदर आपके न्यू डार्विनिज्म था, वहां पे आपके ये 5 फैक्टर बताए थे अलग साइंटिस्ट ने डार्विन वाले कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके कि स्पीसीज फॉर्मेशन के लिए ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, म्यूटेशन, आइसोलेशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, लिमिटेड फूड और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ये बातें थी आपकी किसमें, न्यू डार्विनिज्म में। इसको ध्यान रखना कि न्यू डार्विनिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर कौन सी बातें आती हैं। और फिर था आपके थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस, ये भी दी थी आपके किसने, डार्विन ने 1868 में। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि सोमेटिक सेल होगी वो अलग अलग पार्टिकल छोड़ेगी ब्लड के अंदर, जिसको बोलेंगे पेंजिन्स, और वो क्या करेंगे, अलग अलग ऑर्गन फॉर्मेशन के काम आएगी। डार्विन की क्रिटिसिज्म था, जो डार्विन 5 से बातें थी वो नहीं बता पाया था, तो वो थी आपके डार्विन की क्रिटिसिज्म की बातें। 5 जो मेन कॉन्सेप्ट डार्विन के यहाँ पे लिख रखे हैं आपके, और प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड देन इनहेरिटेंस, नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये बातें थी आपके डार्विन वाले कॉन्सेप्ट को लेके, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आपको 2-3 बातें हमेशा याद रखनी है डार्विन वाले कॉन्सेप्ट से, जो आपके एग्जाम में आती है। एक तो वो कि उसकी जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक थी वो कब आई थी। एग्जाम के लिए क्या बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो उसके शिप का नाम क्या था, HMS बिगल, और आइलैंड कौन सा था, गैलापागोस आइलैंड। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक कब आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन इन 1859। ये तो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो होपफुली सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग डार्विन वाली सारी बातें अपने यहाँ पे पूरी पूरी चीजों को कवर कर लिया, आपकी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इवोल्यूशन के पहले वाली वीडियो भी देखना, इसको भी लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।